बड़ी खबर हमें मिल रही है। बीजेपी ने पश्चिम के लिए अपनी रणनीति बदली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और आरएलडी संगठन की बातचीत पर विराम लग गया है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पश्चिम में बीएसपी से गठबंधन को ज्यादा फायदेमंद मान रहा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बसपा से गठबंधन की रणनीति में जुटा है। बीएसपी को उसकी जीती हुई सीटें पश्चिम में देने को तैयार है बीजेपी। और सूत्र बताते हैं जाटलैंड की बीजेपी ने जीती अपनी 5 सीटों पर आरएलडी से समझौता करने से इनकार किया है। बीजेपी ने वर्ष 2019 और 2014 में जाटलैंड की बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, अलीगढ़ और कैराना अकेले दम पर जीती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जाट बहुल्य सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी नेतृत्व नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, अमरोहा सीटें बसपा को दे सकता है। बसपा की जीती हुई लोकसभा की सीटें बीजेपी देने को तैयार है। संकेत मिश्रा से अपडेट लेते हैं। संकेत, अटकलें लग रही थी आरएलडी को लेकर कि बातचीत बन सकती है, लेकिन अब फाइनल विराम लग गया है और पश्चिम के लिहाज से बीजेपी बसपा के साथ को तरजीह मान रही है। क्यों? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व की पिछले दिनों लगातार बैठकें हुई और उन बैठकों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी आरएलडी से अब उनके साथ जो गठबंधन की चर्चाएं थी उस पर पूरी तरीके से विराम लग गया है और उसमें तय हो गया है कि आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को बेहतर नहीं मान रही है। इसकी वजह सीधे तौर पर यह है कि आरएलडी जिन सीटों की मांग कर रही है, चाहे वो मथुरा हो या बुलंदशहर, बागपत, ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी जीती थी, 2019 में भी जीती थी। जाटलैंड की ये सीटें हैं, जाट बाहुल्य सीटें हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने दोनों लोकसभा के चुनाव में जीती थी। यही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये सीटें जीती। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है कि जो सीटें हैं, चाहे जब अगर आरएलडी से समझौता होता है तो आरएलडी इन सीटों की जो मांग कर रही है उस सीटों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की वो अपनी जीती हुई सीटें हैं। यहाँ से चौधरी अजीत सिंह को चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हराया था, खुद जयंत चौधरी चुनाव हारे थे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये मुफीद मान रही है कि पश्चिम में, दरअसल अगर हम नगीना की बात करें या पश्चिम यूपी के जो मुरादाबाद मंडल की सीटें हैं, चाहे वो अमरोहा की बात करें, जो ये सीटें हैं ये बसपा के पास है। बसपा की अब ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि बसपा के साथ गठबंधन किया जाए और बसपा से बेहतर पश्चिम में समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो सकता है। ये बीजेपी के रणनीतिकारों ने तय किया है, इस पर मंथन हुआ और बसपा का बड़ा वोट बैंक, जाटो वोट बैंक बड़ी संख्या में इन सीटों में है और भारतीय जनता पार्टी ये सीटें हारी हुई हैं मुरादाबाद मंडल की। तो बीजेपी इन सीटों को जो बसपा की जीती हुई है, बसपा से बातचीत कर रही है कि बसपा इन सीटों को ले ले और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कुल मिला के जो आरएलडी से गठबंधन की चर्चाएं थी उन पर पूरी तरीके से अब विराम लग गया है और बसपा से गठबंधन को ज्यादा मुफीद भारतीय जनता पार्टी मान रही है। बिल्कुल। और संकेत ये भी कहा जा रहा है कि बसपा ने जो सीटें जीती थी वो उन्हें दे सकती है बीजेपी। मुख्यतः कौन सी सीटें हैं जहां बसपा को साथ रखकर दांव खेलना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी बसपा की जो सीटें, जो बसपा ने पश्चिमी यूपी में सीटें जीती थी, उसमें अगर हम बात करें नगीना की, तो नगीना की सीट बसपा के पास है। सहारनपुर, बिजनौर, ये अमरोहा, ये सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ये सीटें बसपा के पास हैं। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बसपा को दे सकती है और बीजेपी यही नहीं, इससे ज्यादा सीटें भी बसपा को देने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझती है कि जाटो वोट बैंक बसपा के साथ है, मजबूती से साथ जटा हुआ है। ऐसे में बसपा को साथ लेने में फायदा है। वहीं जो जाटलैंड की सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है। 2022 के हालिया चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जाटलैंड माना जाता है, मथुरा, बुलंदशहर और इसके आसपास की बेल्ट, वो भारतीय जनता पार्टी ने वो विधानसभा चुनाव में भी बेहतर किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मथुरा की सीट जीती थी, बुलंदशहर सीट जीती। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बसपा के साथ गठबंधन में जाया जाए, ये ज्यादा मुफीद है। अब इस दिशा में पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है, रणनीति बदल दी है और जाहिर सी बात है कि आरएलडी से जो गठबंधन की चर्चाएं थी अब उस पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो मनन किया, आंकड़े जुटाए,
बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को तय किया कि आरएलडी के साथ गठबंधन में नहीं जाना है। 2014 के अगर लोकसभा चुनाव बिल्कुल बिल्कुल संकेत, आपसे चर्चा जारी रहेगी। आपको कुछ देर के लिए रोक रही हूं, आप बने रहेंगे हमारे साथ। अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी, बड़ी खबर आ रही है, पश्चिमी यूपी में बसपा का साथ चाहती है अब बीजेपी, और बड़ी बात यह कि आरएलडी के साथ गठबंधन पर अब विराम लग गया है। मेरी सबको राम राम। और मुझे तो ये खबर आप ही दे रही हैं कि बीएसपी के साथ गठबंधन होगा, आरएलडी के साथ गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत जानकारी इसकी बिल्कुल है नहीं। ऑफिशियल कोई इस प्रकार का जो डिक्लेरेशन है पार्टी की साइड से अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हम किसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं। तो जिस चीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। अनिला जी, 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को काफी जोर लगाना पड़ा था। हालांकि जाट बहुल्य सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो 2024 के लिए भी जितना बड़ा लक्ष्य भाजपा ने रखा है, पश्चिम को साधना है, तो जातिगत समीकरणों को साथ लेकर चलने के लिए आरएलडी अगर विपक्ष के साथ रहती है, जैसा वो अभी तक कहती आई है, तो ऐसे में पश्चिम में जो ओबीसी वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, उसके साथ कहीं ना कहीं बीएसपी और ऐसी सीटें जो पूर्व में जीत चुकी है बीएसपी, तो साथ मिले बीजेपी को तो पश्चिम से और बेहतर नतीजे होंगे, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, हम 2024 का चुनाव में जाएंगे, पार्लियामेंट का चुनाव है, तो हमें 2022 से नहीं 2019 से उसकी तुलना करनी चाहिए। 2019, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ और इस क्षेत्र को बेहद अच्छी तरीके से जानती और पहचानती हूँ। 2019 का आप नतीजा देखेंगी तो चाहे वो जाट कौम है या कोई भी है, जाति से ऊपर उठकर मोदी जी को वोट किया था। और मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ऐसी है कि फिर जाति से ऊपर उठकर लोग वोट करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो मैं बेहद अच्छी तरीके से इस बात को बेहद मजबूती से कह सकती हूँ कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं पहले बहुत बहुत ज्यादा झेल चुके हैं, दंगे फसाद झेल चुके हैं। अब उन चैन और अमन से वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बेटियां भी सुरक्षित होकर अपने स्कूल कॉलेज घर जाती हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो पश्चिम क्षेत्र के लोग जो हैं वो, मैं कह रही हूँ कि मोदी जी को और योगी जी को वोट करेंगे 2024 में। ठीक है, तो आपको बड़ी उम्मीदें हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो बीजेपी अपना परचम लहराएगी। लेकिन विपक्ष जो गठबंधन बना करके चल रहा है केंद्र स्तर पर, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी तो जो है वो पार्टियां तोड़ देती है, पार्टियों में सेंध लगाती है, बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट नहीं है, दूसरे दलों से लोग यहां पर आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में मिशन 80 जो आपका चल रहा है अनिला जी, उन्होंने पीडीए बनाया है, कहा है पीडीए देगा एनडीए को टक्कर, तो जवाब भाजपा कैसे देगी यूपी में उसका? ठीक है, जो INDIA का जो इनका अलायंस बना है इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में ये लोग अपना इन्होंने गठबंधन बनाया जिसमें ममता दीदी जैसा बड़ा चेहरा, अखिलेश यादव जी जैसा बड़ा चेहरा, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, इस तरीके के बड़े चेहरे इसमें हैं। और ये सब अपनी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, दिग्गज लोग हैं। आपको लगता है कि इतने महारथी इकट्ठे होकर और किसी एक ही इशू पर साथ लड़ सकेंगे? उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी। और एनडीए का जहां तक है, हाँ, हमारे पास छोटे दल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ जो लोग हैं उनमें से किसी को भी प्रधानमंत्री बनने की कोई भी आकांक्षा नहीं है। तो वो लीडरशिप मोदी जी की है और मोदी जी ही जो है उसको लीड करेंगे। क्लैरिटी है, उधर क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। और आज का वोटर तो कुल मिला के आप लोग अपने काम को आगे रख करके चलेंगे और उसी से 2024 का बेड़ा पार होगा। बहुत शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ चर्चा के लिए। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट करके बीएसपी अध्यक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं। पीसीआर ट्वीट दिखाइए। एसपी द्वारा बौद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाने संबंधी बयान के बाद अब बीजेपी द्वारा कोर्ट में लंबित ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर विवाद को बढ़ाने वाला बयान कहीं इन दोनों पार्टियों की सोची समझी राजनीतिक साजिश का परिणाम तो नहीं? ये गंभीर और अति चिंतनीय है। जबकि ज्ञानवापी मामले में एएसआई से सर्वे कराने के विवाद को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में अभी लंबित है।
तब उस विवाद के संबंध में कोई टीका टिप्पणी करना अनावश्यक ही नहीं बल्कि अनुचित। कोर्ट के फैसले का सम्मान और इंतजार करना जरूरी। उधर हाथरस में 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। नुकसान देख व्यापारी की हालत बिगड़ गई। वो बेहोश होकर मौके पर ही गिर पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग को बुझाया। हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास रोड इलाके का ये पूरा मामला है, जहां व्यापारी की 2 दुकानें थीं, जिसमें स्टेज डेकोरेशन का लाखों रुपए का सामान भरा था। कल देर रात दोनों दुकानों में भीषण आग लग गई। जब लोगों ने दुकानों में से धुआं निकलता देखा तो हड़कंप मच गया। लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड और व्यापारी को आग लगने की सूचना दी। कानपुर के पीयूष जैन मामले में 17 महीने बाद जीएसटी विभाग ने अपना असेसमेंट पूरा कर लिया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 496 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अहमदाबाद की यूनिट ने पीयूष जैन और उनके परिवार के सदस्यों की कंपनी का लेखा जोखा, दस्तावेजों की गहन जांच करने के बाद ये आकलन किया। बता दें कि दिसंबर 2021 में कानपुर के रहने वाले पीयूष जैन के घर से 197 करोड़ रुपए बरामद हुए। जीएसटी विभाग के मुताबिक पीयूष जैन ने अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी से 3000 करोड़ रुपए का माल बेचा था और इसी पर 446 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। इसके साथ ही जो सोना पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ था, उस पर भी जीएसटी लगाते हुए 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। एविडेंस के लिए कल तारीख लगाई गई है माननीय न्यायालय में और ऑब्जेक्शंस वगैरह दाखिल कर दिए गए हैं, जिसमें कल माननीय न्यायालय इस पर निर्णय देगा। कस्टम वाले केस के अंदर उनके यहाँ जब रेट पड़ी थी 197 करोड़ रुपए कैश के साथ में 23 किलो सोना उनके कन्नौज वाले घर से बरामद हुआ था। उसको माननीय न्यायालय में हम लोग ने एक कंप्लेंट दाखिल करा था डीआरआई में, कस्टम एक्ट धारा 135 के अंतर्गत। धन कुबेर पीयूष जैन की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। दिसंबर 2021 में डीजीजीआई की गुजरात यूनिट ने छापेमारी की, जिसके बाद से अधिकारियों के भी होश उड़ गए। करोड़ों रुपए बरामद हुआ, सोने की ईंट बरामद हुई और इसके अलावा तमाम गोल्ड भी बरामद हुआ। इसके बाद 17 महीने लग गए इसको असेसमेंट करने के लिए। 17 महीने बाद 496 करोड़ के आसपास का असेसमेंट आया है। अब जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें और उभर के सामने आएंगी, मगर आने वाले समय में पीयूष जैन और उसके सहयोगियों की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। 1 लाख के इनामी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाजी इकबाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है। पहले से ही हाजी इकबाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है। रेड कॉर्नर नोटिस से दुबई समेत दूसरे देशों में भी हाजी इकबाल की तलाश की जा सकेगी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान दुबई में हाजी इकबाल की संपत्तियों की जानकारी मिली है। बीते 1 साल से पुलिस, ईडी, सीबीआई हाजी इकबाल की तलाश कर रही है। हाजी इकबाल पर नेपाल के रास्ते दुबई भागने का शक है। और बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग विवाद बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए एएसआई सर्वे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद सच सामने आ जाएगा। मामला जरूर है और वहां पे सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये हिंदू मंदिर है और एएसआई के जो वहाँ पे सर्वे होना था, कार्बन डेटिंग होनी थी, वो सारी चीज़ें इसको स्पष्ट कर देती। ये विपक्षी लोग और हमारे कुछ साथी मुस्लिम समुदाय के ये चीज़ों को गुमराह करते हैं, उनको लिंगर ऑन करते हैं। अगर एक सर्वे हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से हो रहा, तो उसमें क्या बुराई है? क्यों उसके बारे में ये लोग स्टे लाते हैं और इस प्रकार का काम करते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से यूजी एडमिशन 2023 की पहली कट ऑफ लिस्ट आज जारी होगी। कट ऑफ लिस्ट डीयू के नए एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जारी होगी। जिन उम्मीदवारों ने CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उन्होंने CSAS पोर्टल पर सभी फेज पूरे कर लिए हैं, वो डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद DU यूजी फर्स्ट लिस्ट चेक कर सकेंगे। जारी स्केड्यूल के अनुसार उम्मीदवारों को आज शाम 5 बजे से 4 अगस्त को शाम 4:59 के बीच
अलॉटेड सीट स्वीकार करनी होगी। कॉलेज 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अप्रूव करेंगे। ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 6 अगस्त है। इसके बाद दूसरे राउंड की खाली सीटें 7 अगस्त शाम 5 बजे डिस्प्ले की जाएंगी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।